हेलो एवरीवन। तो यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी की आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके सिलेबस के बिल्कुल मुताबिक है और प्रयास ये किया गया है कि जो भी चीज़ें आज की इस क्लास में हो बिल्कुल आपके सिलेबस के मुताबिक हो और जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं सिर्फ इतना ही पाठ्यक्रम है आपका। तो बाहर की चीज़ें आज हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हालांकि आईसीटी की आपकी एक विस्तृत क्लास डिटेल क्लास हो चुकी है, आप लोगों ने शायद अटेंड किया हो, नहीं किया हो, कर लीजिएगा इसके बाद। लेकिन आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न हो सकता है कि एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल जाए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शार्ट में आईसीटी कहते हैं। और ये जो सिलेबस है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं पहले तो वो देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको हर बात 1 बाय 1 क्लियर करता हुआ आगे बढ़ूँगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एक आध प्रश्न हर बार पूछे गए हैं तो इस बार भी पूछे जा सकते हैं। भारत में कंप्यूटर का विकास कब से शुरू हुआ और भारत में जो संस्थाएं बनी हैं कंप्यूटर से संबंधित, और भारत में ई कॉमर्स में जो डेवलपमेंट देखने को मिला है वो सारी चीज़ें भी होंगी आज की इस क्लास में। और बाकी जो भी टॉपिक हैं एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट, और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ वन लाइनर भी बताऊंगा जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में राइज होते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो ये संचार प्रौद्योगिकी है। भारत में कंप्यूटर का विकास जो था ये 1955 से स्टार्ट हुआ था और इसके बाद 1956 में जो पहला डिजिटल कंप्यूटर था वो उसे लंदन से भारत मंगाया गया था और इसको क्या नाम दिया गया था, HEC2M नाम दिया गया था, होलेरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 2M। और ये लगा कहाँ पर था, ये लगाया गया था कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान में इसे स्थापित किया गया था, ठीक है। हालांकि बहुत सारे डेवलपमेंट बीच में होते रहे लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद देखेंगे तो 1985 में रंगराजन रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि बैंकों का कंप्यूटरीकरण होना चाहिए। 1985 में बैंक कंप्यूटरीकरण के लिए रंगराजन की रिपोर्ट आती है। इसके बाद देखेंगे तो 10 साल बाद 1995 में लीला केपिंस्की, क्या नाम था, लीला केपिंस्की, जी हाँ दोस्तों, ये भारत का पहला साइबर कैफ़े था जो कि मुंबई में खोला गया था। और इसी साल यानी कि 1995 में जो रेल रिजर्वेशन था इसको कंप्यूटरीकृत कर दिया गया। अब ये मत समझना कि 1996 में आईआरसीटीसी से जैसे आप बुकिंग करते हैं टिकट की उस प्रकार से बुकिंग स्टार्ट हो गई थी, नहीं, ऐसा नहीं था। रेल नेटवर्क इंटरनेट पर काम करता था। आप जानते हैं ना इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या फ़र्क होता है। तो इंटरनेट पर काम करता था यानी कि एक डिपार्टमेंट का अपना ये अलग से नेटवर्क होता है, उसमें कोई बाहरी, जैसे कि अगर आप चाहें कि रेलवे का जो ऑफिशियल इंटरनेट है उसको आप एक्सेस कर लें इंटरनेट से तो नहीं हो पाता है, वो एक अलग सिस्टम होता है, ठीक है। तो 1996 में आप देखेंगे तो rediff.com ये भारत का पहला पोर्टल खोला गया था और अजीत बालाकृष्ण ने इस पोर्टल को खोला था rediff.com। जो पुराने यूज़र होंगे वो परिचित होंगे rediff.com। जो ईमेल वगैरह होता था पहले रेडिफ पे ही लोग बनाते थे, बाद में याहू आया था। और आपका जो यूट्यूब है ये कब आया मालूम है आपको, यूट्यूब जो है ना ये आया 2005 में, ठीक है, सुनामी के बाद। और रही बात कि याहू कब आया और गूगल कब आया, चलो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप थोड़ा सा सर्च करो कि याहू कब आया और गूगल कब आया, याहू के संस्थापक कौन है और गूगल के संस्थापक कौन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा सर्च करना, हालांकि जीएस में मैंने आपको पढ़ाया भी है। अब रही बात आईआरसीटीसी दिमाग में आपके आ रही होगी तो आपको बता दें कि आईआरसीटीसी जिसके द्वारा आप अपने मोबाइल फ़ोन से आईआरसीटीसी ऐप को डाउनलोड करके टिकट को बुक कर पाते हैं, ये प्रयोग में आया था कब, ये कंपनी स्थापित हुई 1999 में। और फिलहाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ जीएस के अंतर्गत कि आईआरसीटीसी जो है ना ये 25वीं नवरत्न कंपनी बन चुकी है। अब नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है, 26 हो गई है, ठीक है। और इसमें जो 25वीं है आईआरसीटीसी है, एक और है आईआरएफसी, ये जो है ना 26वीं नवरत्न कंपनी बनी है। एक मिनी रत्न होती है, एक नवरत्न होती है और एक महारत्न कंपनी होती है। तो तीनों में क्या अंतर है,
अगर आपको पता है ना, बताना जरूर, मैं देखना चाहूँगा कितने लोग इसको आंसर कर पाते हैं। फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ें तो अब जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, कंप्यूटर डेवलपमेंट, यानी कि कंप्यूटर का जो विकास हुआ। अभी जो है 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, हालांकि मुझे लगता है कि 5वीं पीढ़ी चल रही है क्योंकि अब एआई जो है अस्तित्व में आ चुका है, लेकिन ऑफिशियली अभी आपके सिलेबस में 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। अभी तो हम यही मान चल रहे हैं कि अभी 4थी पीढ़ी तक ही जो कंप्यूटर हैं वो अस्तित्व में हैं, क्योंकि अब आप देख रहे हो ना कि एआई का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मोबाइल फ़ोन वगैरह में भी एआई मतलब काफ़ी तेज़ी से इन्वॉल्व हो रहा है। तो जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था, इसका समय है 1940 से लेकर 1952 तक। इसमें जो चीज़ प्रयोग में लाई जाती थी, इलेक्ट्रॉन ट्यूब, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन ट्यूब की वजह से ये काफ़ी बड़े होते थे, गर्मी बहुत ज़्यादा इसमें निकलती थी, मेमोरी बहुत कम होती थी। तो पहली पीढ़ी कंप्यूटर बस कहने के लिए कंप्यूटर थे, यानी कि ये एक तरीके से इतने भारी थे कि इनको एक्सेस करना बहुत आसान नहीं, बहुत मुश्किल काम था, और इलेक्ट्रॉन ट्यूब का प्रयोग इसमें किया गया था। तो मुख्य बात ये याद रखिएगा कि पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, पहले मैं आपको पीढ़ी का एक क्रम बता देता हूँ, उसको ध्यान से समझ लो। पहली पीढ़ी 1940 से 1952 तक, दूसरी पीढ़ी 1952 से लेकर 1964 तक, याद रखने में सुविधा होगी, 1940 से 1952, 1952 से 1964, तीसरी पीढ़ी 1964 से लेकर 1971 तक, और लास्ट वाली जो अभी मानी जा रही है 1971 से टिल नाउ अभी तक जो पीढ़ी है वो 4थी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। लेकिन 5वीं पीढ़ी भी तो काम में आ रही है ना, एआई कंप्यूटर, ठीक है। खैर वो हमें नहीं पढ़ना है। हाँ, ये माना जा रहा है कि 5वीं पीढ़ी जो आएगी वो बहुत एडवांस होगी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो ये पीढ़ी याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये समय कब से कब तक रहा। पहली पीढ़ी 1940 से 52, दूसरी पीढ़ी 1952 से 64, तीसरी 1964 से लेकर 71 तक, और 71 से लेकर अब तक जो पीढ़ी है उसे 4थी पीढ़ी का कंप्यूटर माना जाता है। तो सबसे पहली पीढ़ी में इलेक्ट्रॉन ट्यूब प्रयोग में लाए गए। इसके बाद ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉन ट्यूब का स्थान ले लिया था ट्रांजिस्टर ने, तो कंप्यूटर थोड़े छोटे हो गए। इसके बाद तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग होने लगा, और अब एलएसआई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब तो बहुत ही छोटे कंप्यूटर बन रहे हैं, आपने खुद ही देखे होंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट देखो रुक नहीं रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 पीढ़ी, और इसमें क्या प्रयुक्त हुआ ये आप याद रखना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जो वर्गीकरण किया गया है तो 2 आधार पर मुख्य रूप से किया गया है। पहला तो ये था कि कार्य पद्धति के आधार पर ये काम कैसे करते हैं, और दूसरा था कि उनकी जो साइज है, आकार है, तो ये आधार बनाया गया था कंप्यूटर के वर्गीकरण का। लेकिन ध्यान देना, कार्य पद्धति के आधार पर जो कंप्यूटर बनाए गए वो 5 श्रेणी में बांटे गए हैं। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, दोनों को मिलाकर डिजिटल और एनालॉग को मिलाकर हाइब्रिड कंप्यूटर, एक ऑप्टिकल कंप्यूटर, और लास्ट वाला एटॉमिक कंप्यूटर, ठीक है। डिजिटल का मतलब ये जो कंप्यूटर हैं 0 और 1 पद्धति पर, यानी कि डिजिट पर यह काम करते हैं। एनालॉग में क्या होता है कि जो पल्सेज होते हैं उनको कंपेयर करके काम करवाया जाता है। दोनों को जोड़कर बनाए गए थे हाइब्रिड। फिर आया था प्रकाश की, यानी कि ऑप्टिकल, और लास्ट में जो कंप्यूटर आया जो कि सर्वशुद्ध माना जाता है ये है एटॉमिक कंप्यूटर। अभी फ़िलहाल ज़्यादातर प्रयोग में एटॉमिक कंप्यूटर ही प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें आकार के आधार पर, तो माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर सुपर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, और लास्ट में आते हैं आपके सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर, ये जैसे क्या होता था ना, जो आपने देखा था ये स्क्रीन वाला कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर था। थोड़ा इसको छोटा किया गया, डिस्प्ले बना दिया गया, तो छोटा सा लैपटॉप बना दिया गया, तो ये आपका मिनी कंप्यूटर हो गया। सुपर मिनी में आपके मोबाइल फ़ोन आ जाते हैं, ऐसे आप समझ लो। मेन फ्रेम में जो कंप्यूटर पहले होते थे जो बहुत भारी होते थे, स्टील का फ्रेम लगता था, तो जिसकी वजह से इनको मेन फ्रेम कहा जाता था, कई क्विंटल के होते थे ये। और सुपर कंप्यूटर आपको पता ही है, सुपर कंप्यूटर में, अच्छा क्या बता सकते हो कि वर्तमान में दुनिया में सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर किस देश के पास है, क्या नाम है उसका? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ना, तो थोड़ा सा अगर आपको पता है तो बताओ, आगे मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था, नाम दिया गया था उसको परम 10,000। ये कब बना था? सीडैक ने इसे बनाया था। सीडैक का मुख्यालय पुणे में है, और 1998 में सीडैक ने बनाया था परम 10,000 को। भारत में जो पहला स्वदेशी कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था? सुपर कंप्यूटर नहीं, जो कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था? आगे बता रहा हूँ, आपको पता है तो बताओ। अब देखो मुख्य रूप से क्या है कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर किस भाषा में काम करता है।
तो बेसिकली ना 3 चीज़ें याद रखना, एक है आपका मशीन कोड, दूसरा है आपका असेंबली कोड, तीसरा है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। तो मशीन कोड में क्या होता है कि हम जो कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्रामिंग की भाषा लिखते हैं, ठीक है, 0 और 1 के आधार पर इसे लिखा जाता है, इसे कंप्यूटर पढ़ता है, लेकिन ये टफ होता है। अगर आपसे कहा जाए कि आप सब्सट्रैक्शन लिख दो, SUB सब्सट्रैक्ट लिख दो, ठीक है, इसके लिए जो आप लिखोगे तो 0 0 1 1 1 3 1 1, मतलब 3 नहीं होगा, मतलब 3 बार 1 1 1 फिर 1 फिर 0, तो बड़ा मुश्किल है। ये मशीन कोड होता है, ये मुश्किल था, इसको आसान किया गया था असेंबली कोड में। क्या किया गया इसमें, आपको सब्सट्रैक्ट लिखना है, आपने लिख दिया SUB, और पहले से ही इसे डिकोड कर दिया गया था कि यस का मतलब 0 0 होगा, जैसे कि ये असेंबली कोड को मशीन कोड में पहले से बदल दिया गया। आपको लिखना है SUB और ये कंप्यूटर जो है समझ जाएगा। फिर ये आया कि भाई साहब ये भी मुश्किल है, सब्सट्रैक्ट को केवल सब लिखा जाएगा, एडिशन को केवल ऐड लिखा जाएगा। तो ये लगा कि हम सिंपल भाषा में लिखें और कंप्यूटर समझ जाए, इसको कहा गया था हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो फोर्ट्रान आया, ठीक है, फोर्ट्रान आया, इसको बनाया गया था JW बेकस के द्वारा। फोर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेशन से, FOR फॉर फार्मूला, TRN फॉर ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन, ये बनाया गया था JW बेकस के द्वारा। कोबोल आया, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज आई। बेसिक आया, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अल्गोल आया, अल्गोरिथमिक लैंग्वेज, और पास्कल आया, अल्गोल से थोड़ा और इम्प्रूव था ये, ठीक है। तो ये जो है ना मुख्य रूप से, हालांकि और भी भाषाएं हैं, आपने नाम सुना होगा, C का नाम सुना होगा, C++ का नाम सुना होगा, तमाम चीज़ें। हालांकि जो C लैंग्वेज है बहुत कॉमन प्रयोग में लाई जाती है, इसको 1972 में बनाया था डेनिस रिची ने, ठीक है। अच्छा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब होता है, तो ये 2 दिसंबर को होता है, याद रखिएगा। थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस इतना याद रखिए। और विश्व का जो सबसे तेज़ कंप्यूटर वर्तमान में है वो फ्रंटियर है, जो अमेरिका के पास है, ठीक है। हालांकि मैं आगे आपको जो टॉप 5 सुपर कंप्यूटर हैं दिस टाइम उसके बारे में बता रहा हूँ, लेकिन पहले तो ये याद रखिए ना कि सबसे तेज़ कौन सा है, ये फ्रंटियर है। और फ्रंटियर को बनाया किसने, इसे हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज और ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी ने डेवलप किया है। 1 सेकंड में यह 1 अरब से ज़्यादा ऑपरेशन कर सकता है। इसकी जो स्पीड है, क्षमता है, वो 1.1 एक्सा फ्लास्क आरमैक्स क्लॉक है, ठीक है। ये क्षमता जो होती है ये इस भाषा में नापी जाती है, एक्सा फ्लास्क आरमैक्स क्लॉक, थोड़ा याद रखना इसको। अगर हम बात करें ना तो ISE की 2023 की जो कांग्रेस हुई थी, तो इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के जो टॉप 5 कंप्यूटर चुने गए थे, टॉप 5 सुपर कंप्यूटर। तो पहले तो देश याद रख लो, क्योंकि सबसे तेज़ जो कंप्यूटर है वो अमेरिका के पास है, दूसरे स्थान पर जापान है, तीसरे स्थान पर फिनलैंड है, फिर इटली है, फिर अमेरिका है। अमेरिका के पास जो ये समिट नामक जो सुपर कंप्यूटर है, समिट, ठीक है, ये 2020 तक दुनिया का सबसे तेज़ कंप्यूटर था, लेकिन फ़िलहाल अब ये 5वें स्थान पर है। तो सबसे तेज़ माना जा रहा है फ्रंटियर को। फ्रंटियर किसके पास है, अमेरिका के पास है। दूसरे स्थान पर सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर जो है फुगाकू नाम है, जो कि जापान के पास है। तीसरा सुपर कंप्यूटर सबसे तेज़ लूमी नाम है, फिनलैंड के पास है। फिर चौथा जो है वो इटली के पास है, लियोनार्डो नाम दिया गया है, लियोनार्डो, ये इटली के पास है। 5वां जो है वो समिट नाम है, अमेरिका के पास है। तो दुनिया के सबसे तेज़, सबसे फास्ट जो सुपर कंप्यूटर है उसमें सबसे तेज़ अमेरिका के पास है, दूसरा जापान के पास है, तीसरा फिनलैंड के पास है, चौथा इटली और 5वां फिर से अमेरिका के पास, ठीक है। एग्ज़ाम में कई बार आपसे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा। ये यहाँ से एक प्रश्न देख लेना, आप आएगा ज़रूर, कंप्यूटर मेमोरी। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है ना, इसे मापते कैसे हैं। आप आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, अक्सर लोग पूछते हैं इतने GB की मेमोरी है, इतने MB की फ़ोटो बन रही है, ठीक है। लेकिन सबसे बेसिक जो डिजिट होती है मेमोरी की, उसे कहते हैं बिट। ये बाइनरी डिजिट होती है, सबसे छोटी डिजिट होती है, इसे 1 बिट कहते हैं। 1 बिट क्या है, यह एक बाइनरी डिजिट है, और 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाते हैं, ठीक है। तो 8 बिट्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, 1 बाइट बनेगा, और 1024 बाइट मिलेंगे तो बनेगा 1 KB। समझ गया, 1024 बाइट्स मिलकर 1 KB बनाते हैं, और 1024 KB मिलकर बनाते हैं 1 MB को। समझ गया, MB मतलब मेगाबाइट। इसके बाद हो जाएगा आपका 1024 मेगाबाइट
MB मिलकर बनाते हैं 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB। 1 GB मेमोरी बराबर 1024 मेगाबाइट MB। इसके बाद 1024 GB जो मेमोरी होगी ये मिलकर बनाएगी 1 TB 1 टेराबाइट। समझ गए आप। और फिर 1024 टेराबाइट जो होता है ये बदल जाता है 1 पेटाबाइट में। इसे P से डिनोट करते हैं, पेटाबाइट। और 1024 पेटाबाइट जब मिलेगा तब बनेगा 1 एक्साबाइट। यहाँ से याद रखिएगा 1 एक्साबाइट ये 1024 पेटाबाइट के बराबर होता है। और जब 1024 एक्साबाइट मिल जाएंगे तो बनेगा 1 जेट्टाबाइट। क्या बनेगा? जेट्टा, ZETTA, जेट्टाबाइट। 1024 जेट्टाबाइट मिलेंगे तो बन जाएगा 1 योट्टाबाइट। देखो जेड पहले है, वाई बाद में है, जेट्टाबाइट के बाद तब बनेगा योट्टाबाइट। और 1024 योट्टाबाइट मिलकर बनाते हैं 1 बोरंटोबाइट, ब्रोंटोबाइट कहते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न अक्सर आजकल पूछे जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु कहेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। थोड़ा सा कुछ वन लाइनर देख लेते हैं जहाँ से एग्ज़ाम में अक्सर प्रश्न आ जाते हैं, आपके 1 नंबर बन सकते हैं यहाँ से। कंप्यूटर के जो आविष्कारक हैं वो चार्ल्स बेबेज माने जाते हैं। और जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसको डेवलप किया गया था, इनियाक नाम दिया गया था। अब कई बार एग्ज़ाम में ये भी आता है कि जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था इनियाक को किसने डेवलप किया था, ये आपके लिए होमवर्क है। इनियाक को किसने बनाया था ये आप बताओ। हालांकि ये जो कंप्यूटर बना था ये अमेरिका में बना था। ठीक है, कई बार एग्ज़ाम में आता है कि जो HTTP होता है इसका फुल फॉर्म बताओ, तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, और जो आपका कंप्यूटर है इसमें सबसे पहले आपका क्या आता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट CU, और एक होता है ALU, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, कई बार इसका जो है फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैकेनिकल कैलकुलेटर को किसने बनाया था? तो मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया गया था ब्लेज पास्कल के द्वारा। और भारत में निर्मित जो पहला कंप्यूटर था, अभी मैंने आपसे पूछा था ना कि भारत में जो निर्मित पहला कंप्यूटर था उसका नाम बताओ, तो इसका नाम रखा गया था सिद्धार्थ। ठीक है, और जो IC चिप होती है, IC चिप, ये किसने बनाया था? तो JS किल्वी ने डेवलप किया था IC चिप। अच्छा, आपको याद है अभी मैंने आपको बताया ना कि जो IC चिप है ये किस जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयोग में लाई गई थी? याद है तो बताओ। मैं बता देता हूँ, तीसरा जो 3rd जनरेशन था उसमें IC चिप प्रयोग में लाया गया था। अब आप ये बताओ कि 4थी श्रेणी में जो चिप प्रयोग में लाई गई थी उसको क्या कहते थे? कीबोर्ड जो आपने देखा होगा जिसमें आप F1 F2 लिखा रहता है ना कीबोर्ड में, तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनको फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन 1 F1, फंक्शन 2 F2, फंक्शन 3 F3। तो इनकी संख्या कहाँ तक जाती है? F12 तक जाती है, ये याद रखना। अभी हाल ही में ये प्रश्न बनने लगे हैं, इसके पहले मैं नहीं देख रहा था लेकिन अभी देख रहा हूँ कि ये प्रश्न भी आ रहा है कि फंक्शन की संख्या कितनी है बताओ। LCD का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक प्रश्न मैं आप लोगों से कहूँगा बताना ज़रूर, इसका जो आंसर है क्या हो सकता है? QR कोड, आप बहुत स्कैन करते हो ना QR कोड पेमेंट करने के लिए, QR कोड का फुल फॉर्म लिखना ज़रूर, ये आपके लिए होमवर्क है। और OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, कंप्यूटर माउस को किसने बनाया था? डगलस एंजेलबर्ट ने बनाया। और वर्तमान समय में हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, रक्षा मंत्रालय है, उसमें जो कंप्यूटर प्रयोग में लाए जा रहे हैं, विंडोज़ हटा दिया गया है। विंडोज़ की जगह जो अब वहाँ पर OS ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग में लाया जा रहा है उसे कहते हैं माया OS। ठीक है, माया OS को बनाया गया है किसके द्वारा? DRDO के द्वारा बनाया गया था 2021 में। और ये 15 अगस्त 2023 के बाद से हमारे जो रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटर हैं उनको प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद मैं आपको कुछ MCQs करवाऊंगा, लगभग 50 MCQs का एक छोटा सा टेस्ट मैं रखूंगा। छोटा का मतलब क्योंकि 1 लाइनर ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ये जो टेस्ट होगा इसका लिंक आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं और उसको आप अटेंड भी कर सकते हैं। तो इसके बाहर देखिए कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा यही आपका सिलेबस है आपके ICT का, और इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। इतना भी अगर आपने पढ़ लिया तो यहाँ से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपको सारे प्रश्न जो ICT के होंगे यहीं से आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज चलती रहे
और आगे जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं, देना चाहते हैं, उसकी तैयारी भी आपकी करवाई जाए, तो आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आप लोग कहेंगे, ठीक है, उसी प्रकार से ये सीरीज आगे चलती रहेगी। और किस टॉपिक पर एग्ज़ाम के बाद हम लोग डिस्कस करें वो भी आप बताइएगा, आपकी अगली परीक्षा कौन सी है। वैसे मेरा प्रयास है कि इसके बाद हम लोग RO में लगेंगे और RO को एकदम फ्रॉम बिगनिंग स्टार्ट करेंगे और प्रयास करेंगे कि प्री का पूरा जो सिलेबस है उसको कवर किया जाए बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और बाकी आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है, तो लाइक करके जाइएगा। थैंक यू।